हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आज से एग्जैक्टली 200 दिन का टाइम जो है आपके पास बचा है। ऑलमोस्ट 200 से 210 दिन का हो सकता है, बट मैं 200 दिन मान के चल रहा हूँ। बीच में होली वगैरह की छुट्टियां आ जाएंगी तो उनको काट के आपके पास 200 दिन का टाइम है। ठीक है, दिस इज द ओनली टाइम यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इसके बाद जो भी आपका टाइम होगा उसमें आपके एग्जाम के क्लियर करने के चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे। तो जितने भी सिंसियर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अभी से ही जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग एग्जाम के नोटिफिकेशन की वेट करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो थोड़ा सा टाइम है, मार्च अप्रैल में शुरू कर लेंगे। बट बिलीव मी, ये एग्जाम इतना इजी नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप 3-4 महीने में तैयारी करके जो है इस एग्जाम को निकाल लोगे। ठीक है, एक्सेप्शंस की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं 3-4 महीने पढ़ के जो एग्जाम निकाल लेते हैं, बट बिलीव मी दे आर नॉट द फ्रेशर्स। उन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी का कोई अदर एग्जाम दिया होता है, उनका काफी एक्सपीरियंस होता है स्टडीज को लेके, जैसे जीएस वगैरह अच्छी होती है तो निकाल लेते हैं। लेकिन एक आम बच्चा, एक नॉर्मल परिवार का बच्चा सेल्फ स्टडी से अगर तैयारी कर रहा है तो एटलीस्ट उसको 6-7 महीने का टाइम बिल्कुल चाहिएगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उन्हीं सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में को एंड तक आपको देखना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नई इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। काफी लोगों ने जो है हमारा 8 मंथ की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी होगी, बट ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू नीड पेपर 2 वीडियो एज वेल। तो पेपर 2 की भी जो है स्ट्रेटेजी वाली वीडियो हम डेफिनेटली आपको बनाएंगे कि किस तरीके को पेपर 1 और पेपर 2 को आप दोनों को जो है एक साथ जो है प्रिपेयर कर सकते हो और 200 दिन में इस एग्जाम को जो है आप कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ सिलेक्शन जो हमने दिए हैं आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 के अंदर। तो ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर 2 स्टूडेंट मेरे आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 9 एंड 10। टॉप 100 में जो है 15 बच्चे जो है हमारे आए हैं और टोटल 20 से ज्यादा सिलेक्शन इस बार हमने दिए हैं। टोटल जो रिजल्ट अभी तक जो डिक्लेयर हुए हैं वो हुए हैं 187 समथिंग अराउंड। ठीक है, तो उसमें से 20 से ज्यादा बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के हैं। उसके बाद दूसरे एग्जाम्स की अगर बात करूं, लास्ट ईयर हमने ऑल इंडिया रैंक 4 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। उसके बाद रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे सीआईएसएफ एसी एलडीसी के, वहां पे जो है ऑल इंडिया रैंक 2, 13 और 17 जो हमने दिया। लास्ट ईयर सीडीएस की अगर बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 5 जो है वो भी हमारे स्टूडेंट थे। अभी सेल्फ स्टडी की ही इसमें हम बात करेंगे, बट इस कोचिंग के बारे में जो है मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि आपको क्यों जरूरत है कोचिंग की। वैसे तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो 2 प्रोग्राम हमारे अभी जो है करंटली रनिंग है। एक है 8 मंथ का फाउंडेशन बैच और दूसरा है आपका टेस्ट सीरीज वाला जो कॉम्बिनेशन है। रवि के बारे में बताना चाहूंगा। रवि एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, इज वेरी सिंपल। ठीक है, इसने बीए प्रोग्राम में जो है अपनी ग्रेजुएशन की है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यूपीएससी एग्जाम जो है वो एनआईटीज, आईआईटीज, आईआईएम से पढ़े हुए बच्चे ही क्रैक करते हैं। बट बिलीव मी, इस एग्जाम को डेडिकेशन के साथ, आपके पास कोई भी डिग्री हो, डजेंट मैटर आपने आईआईटी से स्टडी किया नहीं किए, आप इजिली क्रैक कर सकते हो। रवि इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट। इसने बीए प्रोग्राम में जो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की है और सिर्फ ही इज डेडिकेटेड फॉर सीएपीएफ ओनली। ठीक है, इन्होंने कोई अलग से यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ की तैयारी की है। और सेकंड अटेम्प्ट जो है रवि का इस बार था। तो इनके बारे में बहुत ही जल्द एक वीडियो भी आने वाला है, अगर आप बोलोगे तो और जल्दी हम इसको लेके आएंगे। अब बात आती है कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, बुक लिस्ट क्या होगी, स्टडी मटेरियल क्या होगा, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी इस बार कितनी आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस पेज पे नए हैं, उनके लिए मैं एक बार बता दूं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है आपका, वो 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज होती है आपकी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेज। अगर आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो आप ये लगाओ 70% आपका काम हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक फिजिकल आपका होगा, पीईटी जिसको हम बोलते हैं, और एक मेडिकल टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन फिर आपका हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक ही दिन आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात जो मुझे सीएपीएफ एग्जाम की लगती है वो ये है, कोई मेंस का चक्कर नहीं, कोई अलग से एग्जाम बाद में नहीं देने। जनरली आप देखोगे गेस्टेड ऑफिसर रैंक के ऊपर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पहले प्री होगा, तो पहले आपको वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद अलग से मेंस के एग्जाम देने पड़ते हैं। बट इसमें क्या है, आपका एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है इस एग्जाम में। ठीक है, अगर रिटर्न मार्क्स की बात करूं मैं यहाँ पे, रिटर्न एग्जाम में 450 नंबर का आपका पेपर होता है। 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, 10 बजे से 12 बजे तक जो है आपका पेपर 1 होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, गोले फिल करने होते हैं आपको उस एग्जाम के अंदर। और जो आपका दूसरा पेपर होगा वो होगा शाम को 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये आपका 200 नंबर का पेपर है और इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हैं, आप शीट भर के आते हो, उस तरीके का पेपर है आपका। ठीक है,
बात करूं अगर सिलेक्शन इस बार अगर आपको लेना है 450 नंबर में टोटल यहाँ पे है आपके रिटर्न के, तो मैं कहूंगा पेपर 1 के लिए आप टारगेट लेके चलो कि एटलीस्ट मुझे 140 से 150 मार्क्स आपको लाने हैं। इससे कम अगर लेके आओगे तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बट फाइनली मेरिट आउट आप हो सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं मेरिट आउट जिनके इससे थोड़े से कम नंबर थे बट एग्जाम क्वालिफाई हो गए थे। ठीक है, पेपर 2 की अगर बात करूं तो बहुत हुआ है पेपर 2 का, बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अगर पेपर 1 में हम 180 नंबर लेके आ जाए और पेपर 2 में 55-60 नंबर ले तो क्या हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? जितना आपको मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, अगर अच्छी गाइडेंस में अगर आप प्रिपेयर करते हो या फिर आपको पता है किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीजें प्रैक्टिस बेसिकली करनी है, तो आप इस इसको क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं 250 नंबर वाले पेपर की। जो आपका पेपर 1 है, रिटर्न एग्जामिनेशन का पेपर 1, उसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे। इसमें से मैं बोल सकता हूँ एनवायरमेंट इज नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है, वो भी बहुत इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे, छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपके जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग और करंट अफेयर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 7 सब्जेक्ट मेनली प्रिपेयर करने हैं। इन्हीं में जो है आपके 122-23 क्वेश्चन जो है आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो मुझे लग रही है, एक इनपुट मुझे मिला था अभी थोड़े दिन पहले, ऑल्दो मैंने वो अनाउंस नहीं किया था, 100 के आसपास जो वैकेंसी जो इस बार बीएसएफ में आने की चांसेस, इसके बारे में नॉट 100% श्योर। क्योंकि देखिए जनरली कंट्रोवर्सी से मैं बचता हूँ, आपने कभी भी देखा नहीं होगा मैं कभी भी रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करता, ये सब मेरा काम नहीं है, वो आएगा जब आ जाएगा। ठीक है, बट मुझे इस बार पर्सनली लग रहा है कि इस बार वैकेंसी 200 के अराउंड या 200, 250, 300, 400 कुछ भी आ सकती है, बट 159 से ज्यादा आने के चांसेस। ठीक है, बाकी इस चीज के ऊपर भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। वैकेंसी कितनी भी आए, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगर ट्रेंड एनालिसिस आप देखोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके साइंस के अंदर आते हैं। बाकी जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका मैथ एंड रीजनिंग, इनसे जो है ऑलमोस्ट सिमिलर से क्वेश्चन आते हैं पांचों सेक्शन से। ठीक है, 15-20, 15-20, 18-17 इस तरीके से आते हैं। और साइंस के सबसे ज्यादा 25 से 30 क्वेश्चन आपके जो है हर बार आते हैं यहाँ पे। कट ऑफ की अगर बात करूं, 2017 में आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ 123 मार्क्स पे गई है जनरल कैटेगरी के लिए। 2020 का जो अभी रिजल्ट आया उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 115, 116 के समथिंग अराउंड आपकी जो है कट ऑफ रही होगी, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में आपकी 169 के आसपास पोस्ट थी और 2020 वाले एग्जाम में आपकी 210 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, 150 नंबर आप ले आते हो अगर पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 अच्छा लिख देते हो, 90 के आसपास ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके का पेपर जो है आपका एग्जाम में आता है। टोटल आपके गाइस 125 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 250 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है। मैं ये कह रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ 150 मार्क्स आप पक्के करके चलो कि हमें 150 नंबर लाने हैं, दैट्स इट। पेपर 1 का टारगेट 150 का रखो सिर्फ। ठीक है, पेपर की अगर मैं ब्रेकअप की बात बताऊं तो 125 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन के अराउंड जो आपके इजी क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ना, पेपर देखते आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत इजी एग्जाम है, हम इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो इसलिए लगता है आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं और वो हर एक बच्चा जो है वो कर देता है। ठीक है, अब देखोगे अगर बिना तैयारी के भी आप एग्जाम में जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 250 में से 50, 60, 70 नंबर आप इजिली ले आओगे। ठीक है, लेकिन यहीं से जो है स्ट्रगल शुरू हो जाता है। फिर आते हैं आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन। मीडियम लेवल की अगर मैं बात करूं तो 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ बच्चा वही कर पाएगा जिसने मेहनत करी है, इसने पढ़ाई करी है, डेडिकेटेडली हार्ड वर्क किया है। ठीक है, देन आते हैं आपके हार्ड क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हार्ड क्वेश्चन में भी कुछ जो ज्यादा मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने काफी मेहनत की है, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की है या 1-2 अटेम्प्ट ऑलरेडी उनके हो चुके, तो इनमें से भी वो 5-7 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं बच्चे, जिनके आप देखोगे अगर किसी के 160 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे हैं जो हार्ड वाले क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी टाइम भी कम है और मैं नहीं चाहता कि आप हार्ड वाले उस पर जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क की आवश्यकता है। अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चन को ही देखेंगे ना, तो समथिंग अराउंड आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चन में से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 75 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपके 150 नंबर जो है आ जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट वाली वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कि पेपर 1 में 150 नंबर आएंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। देखो फ्री यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है, उससे आपको 2 चीजों में बेनिफिट होगा। पहले तो आपको ये पता चलेगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड एनालिसिस है, किस तरीके से क्वेश्चन हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है, वो सब हमने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए यूट्यूब के ऊपर, वो आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि जो इजी क्वेश्चन है क्या आपको वो इजिली आप सोल्व कर पा रहे हो। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये मैं प्री नॉलेज जो आपकी है विदाउट प्रिपरेशन उनको सोल्व आप कर सकते हो नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप को देखो एक बार, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड है 2020 का, 21 का और 2019 का, तीनों क्वेश्चन सोल्व करो। जहां तक मेरा आइडिया, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा होगा
वो इजिली पेपर में 250 में से एटलीस्ट 60-70 नंबर जो है इजिली ले आएगा। ठीक है, अगर आपके 60-70 नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली 6 महीने में आप अपने आप को इतना इंप्रूव कर सकते हो कि आप 150 तक अपना स्कोर ले जाओ। ठीक है, चलिए ये वाली फ्री वीडियोस हैं, यहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं सभी वीडियोस को। और ये वाला प्लेलिस्ट का लिंक है, यहाँ पे आप देखोगे ये लिंक दिख रहा होगा आपको, तो पीडीएफ इसका मैं डालूंगा अपने स्टडी फंडा के फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे जाके जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से। आप जैसे जो बच्चे मान लो साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनको साइंस में, ठीक है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी में, ये सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगी हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इस तरीके से। उसके बाद जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आएगी साइंस के अंदर, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे समझने की चीजें थोड़ी ज्यादा होती है। हिस्ट्री पॉलिटी इजिली आप जो है कर सकते हो। तो अपने एरियाज को नोट डाउन करके रखिए कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मैं कम मेहनत कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कोई बच्चा मान लो साइंस बैकग्राउंड का है, ठीक है, वो क्या करेगा, अब उसकी साइंस अच्छी है, उसको ऑलरेडी पता है कि 30 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 30 में से इजिली मैं 22 से लेके 25 क्वेश्चन जो है सोल्व कर दूंगा। वो साइंस को ही पढ़ने में लगा रहेगा क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर सब्जेक्ट वो साइंस को ही करता रहेगा, 3-4-5 बार कर लेगा। उसके बाद मान लो उसका वीक सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में उसको पता है 20 क्वेश्चन अगर आ गए तो 20 में से मैं 5-6 ही कर पाता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्डवर्क इन हिस्ट्री ही स्टिल रीड एंड रिवाइज द साइंस सब्जेक्ट। तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस दो, क्योंकि 22-25 से बढ़ के आप मैक्सिमम जो है 26 तक पहुंच जाओगे। इससे ज्यादा तो ऐसा तो है नहीं कि साइंस में आप 30 में से 30 नंबर ले आओगे, मुश्किल है, इंपॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपका 5-6 नंबर का स्कोर आपका आ रहा है, एटलीस्ट 10-12 तक इसको आप ले जाते हो आउट ऑफ 20 मार्क्स, तो इट इज गुड स्कोर, राइट। चलिए, उसके बाद अब बुक लिस्ट की मैं बात करूं, बहुत सारी वीडियोस जो है हमने ऑलरेडी डाली है, अदर यूट्यूबर्स ने भी डाली है, बट बिलीव मी जो बुक लिस्ट में आपको बता रहा हूँ अभी, इसके अलावा इतनी आप पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 150 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डोंट मेक एनी नोट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नोट्स आप बिल्कुल मत बनाइए। उसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे आप देखोगे, अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नोट्स क्यों नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे, और ये प्रैक्टिकल बात है, मैंने खुद देखा है, काफी लोगों ने मुझे भेजे भी है कि सर ये देखो हमने जो है ये नोट्स बनाए। अब साइंस की क्लास है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जनरली जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनका मैं एक पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। ये पूरी बुक अगर आप देखोगे तो 75 पेजेस में समथिंग है। इसके नोट्स अगर आप बनाओगे ना, तो बच्चों के मैंने देखे हैं जो नोट्स एटलीस्ट 30-40 पेज में जो है वो नोट्स बनाते हैं 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के। तो ये लगाओ कि 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और सबसे बड़ा नुकसान नोट्स बनाने में क्या है, जो बुक, ये 6th क्लास की बुक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इजिली 2 से 3 घंटे में पूरी बुक आप इसको फिनिश कर सकते हो। बट अगर नोट्स बनाने आप लग गए तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन इसमें चाहिए, क्योंकि आप पहले बुक पढ़ोगे, फिर आपको पता नहीं क्या चीजें इंपॉर्टेंट, आप बैठे रहोगे उसमें लिखने, आप पूरा पूरा चैप्टर भी उसमें उतार दोगे, ये चीज। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका, इसमें ये वाला अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें पेपर का जो काम का है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ये चैप्टर देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 और आपका 5, 6 पेज का चैप्टर है। इस 6 पेज में जो आपकी जो काम की जो पेपर में एक्चुअली में आई है और जो आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 4 से लेके 5 फैक्टिस पूरे आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे। बताता हूँ कैसे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, उसके भी नीचे यूपीएससी कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ना बच्चों वाली होगी, फुल नाइट, पूर्णिमा उर्णिमा, ये सब, अमावस्या, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, कभी नहीं आएगा इसको प्रोफेशन। आज तक तो कभी आया नहीं भाई, आगे किस्मत खराब हो तो आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज जो है ना, बच्चे इसको भी लिखते हैं, सोलर सिस्टम लिखेंगे पहले, फिर उसमें लिखेंगे कि 8 प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडी उनको बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट है, मेटेओराइट्स हैं, ये सब। तो ये सब आपको नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स में जो आप लिखेंगे सीधा लिखेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, ठीक है, मीटियोरॉइड्स क्या होता है, 2 चीजें फैक्ट आपके यहाँ से आ गए। उसके बाद आपका इसी में अगर आप देखोगे तो ये जैसे ये हो गए सैटेलाइट के बारे में, इनसेट एक लाइन में आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसमें एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर आएगा। वो भी क्या आएगा, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है किन 2 प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है। सिर्फ ये एक फैक्ट जो है पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं ना, आज तक इसमें कोई क्वेश्चन आज तक आया है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, 3-4 पेज का सिर्फ इसी को लिख देंगे, पूरा लिख रहे हैं, भर रहे हैं, मतलब तो रिक्वायरमेंट ही नहीं यार, क्या फायदा उसका। ठीक है, 6ठी क्लास की पूरी बुक, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूं दूसरे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको ये बात पता लगे, अगर आपने नोट्स बना के टाइम वेस्ट किया है तो, क्योंकि काफी सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा होगा, पूरी 6th क्लास में अगर आपके 1 या 2 पेज से ज्यादा के नोट्स है तो वो नोट्स नहीं, आपने दोबारा बुक को ही रिप्रोड्यूस किया है। ठीक है,
इसके नोट्स इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है, होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा चैप्टर आप यहाँ पे देख लोगे। उसके बाद एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग फ्रेशर्स है ना, वो इन क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करें। जैसे ये वाले क्वेश्चन आपके आए हैं ना, जैसे इनमें से ऑप्शन वाला जैसे आ गया, चैप्टर ऐसे पढ़ोगे आपने, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। इसका बेनिफिट ये होगा, यहाँ पे आंसर नहीं दी हूँ मैं, तो आप इजिली जो है आपको पता चलना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या। तो 4-4 5-5 क्वेश्चन हर बुक के एंड में दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत बेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। चलो वापिस चलते हैं अपने उस पे। आपको पता चल गया होगा कि नोट्स क्यों नहीं बनाने चाहिए, होप सो, ठीक है। अगर नोट्स आपको बनाने भी, फिर भी अगर आप नहीं मान रहे कि नहीं जी मैं तो नोट्स बनाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 से 3 रिवीजन के बाद जो है आप नोट्स बनाए। पहले तो रीडिंग आपकी होगी, उसके बाद एक रिवीजन उसमें लो आप, उसके बाद जो है आप अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने थर्ड रीडिंग के बाद, सॉरी रिवीजन नहीं, रीडिंग, एक रीडिंग और 2 रिवीजन जब आपकी हो जाए तब नोट्स बना, तो अब आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें छोड़नी है मुझे, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं बुक के बारे में। बुक्स के बारे में इतने मिथ हैं, बुक के बारे में इतने डाउट्स है बच्चों के, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 150 नंबर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज, कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे तो 180 नंबर लाने पेपर उनमें 200 नंबर लाने। तो मैं आप सबसे हाथ से जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके लिए काम की नहीं है। सिर्फ वो बच्चा जो एग्जाम क्लियर करना चाहता है, 150 नंबर लाना चाहता है, और बिलीव मी, जिस बच्चे के 150 नंबर आ जाते हैं, आपका टॉप 50 में रैंक सिक्योर है, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। उसके बाद फ्रेशर्स जो बिल्कुल अभी से ही स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए आप छठी से लेके 12वीं क्लास के आप एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन। इसमें से आप देखोगे, अगर छठी से लेके 10वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है, उससे क्या होगा, आपकी बेसिक नॉलेज जो है डेवलप हो जाएगी। वैसे तो 11th और 12th में से ही आपका पेपर सारा आता है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा छठी से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी सभी आपको पढ़नी है, 6 से 10 तक की एक बार, क्योंकि 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी बहुत ही शानदार है वो, और उनका जो डाटा है 11th 12th क्लास में नहीं दिया हुआ है, इसलिए, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपको, अगर आपको लगता है बहुत बड़े तुर्रम खाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, पता चल जाएगा, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व के, मान लो ज्योग्राफी में आपके 20 क्वेश्चन आए, मान लो सीपीएफ के अंदर 20 में से अगर आप 15-16 इजिली कर दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजे करो, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो कोई। अगर आपको लग रहा है कि आपका 8-10 तक ही स्कोर बन पा रहा है, तो फिर रिवीजन की आपको आवश्यकता है। तो उसके लिए आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी 4 बुक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, ये कवर कर लो, इससे बाद आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है। बट स्टिल कई लोगों को ये होता है जी मुझे तो बहुत ही ज्यादा टाइम है मेरे पास, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। जीसी लियोंग के कुछ चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ लेना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट जीसी लियोंग से पढ़ लो, एक तो बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन है। फिजियोग्राफी इसमें से पढ़ लो, लैंडफॉर्म वगैरह में कई बार क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, ठीक है। पोलजे वगैरह जो है इसमें से ही आया था। फ्री वीडियोस का लिंक मैंने डाला है यहाँ पे, जाके आप जो है यूट्यूब इस पीडीएफ के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियोस खुल जाएंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत की अगर बात करूं तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो 22 से 25 दिन में आपकी जो है मैक्सिमम खत्म हो जानी चाहिए लक्ष्मीकांत। अगर आपके पास 6th एडिशन है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, नया वाला मत खरीदना, रिक्वेस्ट है सबसे। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो ये वाला खरीदना, ये भी लेटेस्ट मार्केट में आया है, ठीक है। फ्री वीडियोस मैंने इसका लिंक यहाँ पे डाल दिया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इस बुक को थोरोली आपको पेज टू पेज पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके रिगार्डिंग अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियोस उसमें बना दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर पहले सोल्व करो, आपको पता चलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी बात पे शायद विश्वास नहीं करेंगे। बट बिलीव मी, वंस गो थ्रू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल स्टडी फंडा ऐप पे जाके डाउनलोड करो, ठीक है। टेलीग्राम के अंदर भी मैं पोस्ट कर दूंगा, बताना मुझे आप, ठीक है। 300 क्वेश्चन है पॉलिटी के, वो सभी गो थ्रू करो, उसके 2 बेनिफिट आपको होंगे। पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा, जब आप उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली सोल्व कर दोगे, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। मतलब आसान तो नहीं होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे, वो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद दूसरा बेनिफिट आपको ये लगेगा, सेम क्वेश्चंस जब आप बुक के अंदर पढ़ोगे, मतलब टर्म्स वो पढ़ोगे, मान लो फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन आया है, तो आप जब भी इंटरस्टेट काउंसिल बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा, यार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। उसके बाद अगेन रिक्वेस्ट है, पहली रीडिंग में नोट्स मत बनाना, लक्ष्मीकांत के तो नोट्स बनाना ही मत, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोट्स में फिर क्या होगा ना, आपने मान लो एक रीडिंग तो बुक पढ़ ली पूरी, फिर मान लो आपने 50-60-70-100 पेज नोट्स बना लिए, तो दोबारा बुक को पढ़ोगे नहीं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको, नोट्स एटलीस्ट लक्ष्मीकांत के 7-8 बार पढ़ के बनाना, ठीक है, उससे पहले नोट्स मत बनाना। ज्योग्राफी की अगर यहाँ पे बात करूं तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री जो है ना, मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट इसलिए लगता है, डाटा बहुत ज्यादा है, मगअप करने को बहुत बच्चों को याद भी नहीं होता है, और दिमाग खराब करके रखता है हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री का आपको मैं सीधा सीधा एक चीज बता देता हूँ, ये 3 बुक्स हैं, किस्मत की बात यहाँ पे है, 3 बुक्स हैं आपकी हिस्ट्री की, एनसीईआरटी थीम्स बोला जाता है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है। किस्मत अच्छी रही अगर आपकी, तो 60% से 70% तक क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ नहीं भी आपको याद रहेगा, ये बुक्स जो है इनको चार्ट लो बिल्कुल प्रॉपर, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, क्वेश्चन इसी से आएगा। एटलीस्ट मेक श्योर वन थिंग, इस बुक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट पहला ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टारगेट, अब बहुत बच्चे बच्चे बोलते हैं कि मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स हैं देखो हिस्ट्री के अंदर, बट मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा आपको थीम्स के एनसीईआरटी पढ़ लो, प्लस में लूशन कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम 3-4 बार पढ़ी है तो गो फॉर स्पेक्ट्रम ओनली। बहुत सारे बच्चों ने तमिलनाडु वाली बुक पढ़ी है, गो फॉर तमिलनाडु ओनली। बहुत सारे बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी है, गो फॉर दैट ओनली, ठीक है। नया सोर्स मत शुरू करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थीम्स पढ़ी है प्लस में स्पेक्ट्रम पढ़ी है, अब आप फिर तमिलनाडु पढ़ने लगे या ओल्ड एनसीईआरटी, ऐसा मत करो। मेनली आपका थीम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लूशन में इसलिए बोल रहा हूँ, इन सब बुक्स का कल्मिनेशन है लूशन, बट इसमें ये है जिन लोगों को रटने में कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे बेस्ट बुक है लूशन आपकी, मैं बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उससे। हिस्ट्री के अगेन ये आपके लेक्चर्स मैंने यहाँ पे डाले थीम्स वाली एनसीईआरटी के, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, यूट्यूब पे जाके जो है देख सकते हो आप। साइंस, साइंस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। रीजन बीइंग, सबसे अच्छी बात पता है आपको सीएपीएफ एग्जाम की क्या है? सीएपीएफ एग्जाम में 125 में से एटलीस्ट 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली, 90 से भी ज्यादा, 100 क्वेश्चन लगाओ यार आप, बिल्कुल स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपकी बुक से उठाए जाते हैं, एनसीईआरटी होगी, रेफरेंस बुक होगी, इनसे, ठीक है। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे इसको क्रैक नहीं कर पाते एग्जाम को, रीजन बिंग मल्टीपल रिसोर्स हो जाते हैं, भटक जाते हैं इधर उधर की चीजों में। साइंस के लिए ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है, ऑल्दो मेरे जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था इस चीज के ऊपर कि आप सर ये चीजें फ्री में क्यों दे रहे हो, बट ये मेरा फर्ज है। जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है वो इन चीजों को रेफर करे, फ्री रिसोर्सेज है, अवेलेबल है हर जगह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जो साइंस आप पढ़ने में 2-3 महीने लगाओगे ना, इस तरीके से मेथड से पढ़ो। मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो, एक लाइट का चैप्टर है, 7th क्लास में 15 चैप्टर है, 8th क्लास में 16 चैप्टर है, और 10वीं क्लास में 10th और 11th चैप्टर है। 7वीं 8वीं 10वीं की इकट्ठी बुक रखो, 7वीं का 15वां चैप्टर पढ़ दो, फिर 16वां, और 10वीं का 10th और 11th चैप्टर पढ़ दो। इस तरीके से आपका लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंट, साउंड, मोशन, गिने चुने चैप्टर है, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ। जो चीज आप 2-3 महीने में करोगे इजिली आप 20 दिन में जो है इसे कर सकते हो, बहुत प्यार से, आसानी से हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। रीजन क्या है ना, उसका लाइट आपने पढ़ा, मान लो एक दिन लाइट पढ़ दिया, आपको 7वीं क्लास का 15वां चैप्टर समझ में आ गया, 8वीं का 16वां जब आप पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया बेसिक्स उसका, तो उसका एडवांस वर्जन पे जाते चले जाओगे तो बहुत इजिली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर बात करूं, जो नए बच्चे हैं वो 6ठी से लेकर 10वीं पढ़ेंगे, 6ठी 7वीं 8वीं वन टाइम रीड है। पेपर आपका मेनली 9वीं और 10वीं से आएगा। अब यहाँ इसको भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो बायोलॉजी जो है आपकी, उसमें 80% क्वेश्चन आपकी जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी से आते हैं, बिलीव मी, इसको आप अच्छे से करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी मेनली 10वीं क्लास से आती है, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। उसके बाद ये जो है फ्री क्लासेस के 9वीं और 10वीं के लिंक दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की जो है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अभी बोलते हुए, बहुत मेहनत लगेगी इसमें, बट इसके लेक्चर मैं पेपर से पहले आपको जरूर कंप्लीट करके दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी की 20 तारीख के अराउंड जो है ये लेक्चर्स में शुरू करूंगा। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी इसका कवर किया है, बाकी बहुत जल्द आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज आपको देखने को मिले, जैसे मैंने मैपिंग के लेक्चर बनाए हैं इकोनॉमिक्स के भी वैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग की बात करूं तो 10-10 क्वेश्चन आपके आते हैं, 10 रीजनिंग के, 10 मैथ के। इजिली कोई भी बच्चा 5 से लेके 8 क्वेश्चन सोल्व कर सकता है विदाउट एनी प्रैक्टिस। बट इस स्कोर को कोशिश करो, बहुत सारे लोगों को मैथ मुश्किल लगता है थोड़ा सा, तो आप ये कर सकते हो कि रीजनिंग में आप मेक श्योर करो कि 10 में से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व करो, और मैथ के कुछ गिने चुने चैप्टर अगर बोलोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, उन चैप्टर्स को कर लो, 4-5 है, ज्यादा नहीं है। टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सब चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मेनली आते हैं। और सीएपीएफ के 5 साल के पिछले पेपर्स आप कर लो यहाँ पे। करंट अफेयर की अगर बात करूं, पेपर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन आप पढ़ो, मोर देन एनफ है। अगर महीनों की मैं बात करूं तो जनवरी से शुरू कर लो आप, ठीक है, पीछे तो नहीं जा पाओगे मुझे पता है, आप आलसी हो लोग। जनवरी से शुरू कर लो, जनवरी से जून तक पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है, इसके ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जून के एंड तक। बट इस बार हमने गलती क्या की थी, हमने मई के एंड तक बोला था, लेकिन जून के जो है पहले 10 दिन में से काफी सारे क्वेश्चन आ गए थे, तो ये मैगजीन पढ़ लो। पेपर 2 की अगर बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर कोई भी एक चूज कर लो, और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट स्टडी है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, 99.99 सिलेक्शन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ स्टडी कोचिंग आप ले लोगे तो भी आपको खुद ही पढ़ना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करो आप, ये चीज, अगर आप कोचिंग ले लोगे तो भी आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है। तीर तो आपको खुद ही चलाना है ना, कोचिंग वाले तो ये बताएंगे कि कौन सा तीर यूज करना है, लेकिन तीर आपको ही चलाना है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दो, महाभारत में अर्जुन और कृष्ण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है। अब अर्जुन जीत काम सारा अर्जुन ने ही किया है,
पीछे से कृष्ण भगवान ने सिर्फ उनको गाइड किया था कि भाई इस टाइम पे ऐसा करेंगे, इस टाइम पे वैसा करेंगे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी है, स्टडी फंडा है, जितने भी इंस्टीट्यूट मार्केट में है, कोई भी है, वो आपको एक पाथ दिखा सकते हैं, चलना उस पे आपको ही है, कष्ट पीड़ा जो भी होगी वो आपकी ही होगी, लेकिन आफ्टर द रिजल्ट लाइफ विल बी चेंज्ड। ठीक है, ये पर्सनली मैंने देखा है बहुत बार, बहुत सारे बच्चों के साथ। कोई नहीं पूछता आपको, अभी आज के दिन आप देखोगे ना बैठ के, कोई नहीं पूछेगा आपको, पेरेंट्स अलग से गाली देंगे कि तू कुछ नहीं करता, निकम्मा है सब कुछ, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैसे नहीं आपका साथ देंगे, सोसाइटी वाले वैसे इज्जत नहीं करते हैं, बट बिलीव मी, जिस दिन आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है ना, सारी दुनिया आपके पीछे हो जाती है। ठीक है, इतने मैसेज आपके पास हो जाएंगे, रिप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, रियलिटी ये होगी। फेलियर जो है, जो भी आदमी फेलियर आदमी है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, बट बिलीव मी, आफ्टर रिजल्ट यू विल बी द स्टार। 2 महीने, 2 कॉम्बिनेशन है अभी कोर्स हमारे चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच। अगर आपको लगता है कि सर आप ही कराओ हमारा, तो जो कराओगे जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर लेंगे, तो इन 2 बैचेस के अंदर किसी में एडमिशन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पे। खुद से अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको ये है कि हमें तो कोचिंग ही करनी है तो आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक फाउंडेशन बैच है और एक पेपर 2 का टेस्ट सीरीज वाला बैच है। जो लोग जिनकी ऑलरेडी पेपर 1 की तैयारी हो चुकी है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन मत करना। पेपर 2 का कॉम्बिनेशन वाला कोर्स है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, चेकिंग, इवैल्यूएशन सब कुछ है उसके अंदर, डोंट वरी। पेपर 2 के ऊपर हम वीडियो और बनाएंगे, अगर आप बोलोगे 200 दिन के अंदर, वो भी हम बना देंगे, डोंट वरी। बताना उसके बारे में मुझे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको काफी सारी नॉलेज देखने को मिलेगी, और सारी न्यूज वगैरह सब हम सबसे पहले जो है डालते हैं। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे भारत।